एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस इन डिटेल। तो अगर आपके भी टेंसेस वीक है तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक ही सिखाया जाएगा, कोई एडवांस चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस होते क्या है, कैसे हम किसी लाइन को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे ट्रांसलेशन करें किसी भी लाइन के। दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो अगर आपको भी सीखने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस या कोई भी और टेंसेस, वन बाय वन हम एक एक वीडियो के अंदर एक एक टाइप के टेंस को कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब भी आपको ये कंटिन्यूअस वर्ड दिखाई दे, इसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और उसमें ऐड करना होता है आईएनजी। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ये है जो भी काम आप कर रहे हो। अगर आप पढ़ने का काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप रीड कर रहे हो, तो रीड आपकी क्या है? वर्ब है। अगर आप खाने का काम कर रहे हो तो आप ईट कर रहे हो, तो ईट क्या है? आपकी वर्ब है। अगर आप चलने का काम कर रहे हो तो वॉक जो है वो आपकी क्या होगी? वर्ब होगी। अगर आप सोने का काम कर रहे हो तो स्लीप आपकी क्या होगी? वर्ब होगी। तो ये जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो, जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, तो उन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो उस वर्ब के साथ आपको आईएनजी ऐड करना होता है। किस टेंस के अंदर? कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। आज की ये वीडियो सिर्फ प्रेजेंट के रिगार्डिंग है, तो आज हम इसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाती है। हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है इन तीन में से कोई एक। ठीक है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, इज, एम, आर। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इज, एम, आर जो है, ये तीन जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है? इज लगाना है जब काम को करने वाला पर्सन एक हो। ठीक है, जैसे वह खेल रही है तो कोई लड़की है, शी है। शी किसके लिए लगाते हैं? एक लड़की के लिए। ठीक है, तो शी के साथ आपको क्या लगाना है? इज। इसी तरीके से ही किसके लिए लगाते हैं? लड़के के लिए लगाते हैं, बॉय के लिए लगाते हैं। तो एक लड़के के लिए ही लगाया जाता है, ही के साथ आप क्या लगाओगे? इज। इसी तरीके से कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई बुक है, कोई टेबल है, कोई दीवार है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इट लगाना है। हम एनिमल्स के लिए भी इट लगाते हैं। ठीक है, तो एक एनिमल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लिविंग नहीं है, यानी कि जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या लगाना है? इज। किसी का नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, कोई भी नाम है, तो उसके लिए भी आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। क्लियर? इज कहाँ कहाँ लगाना है? ठीक है, उसके बाद आर कहाँ लगाना है? आर लगाना है एक से ज्यादा लोग जब काम कर रहे हैं, जैसे यू। यू एक के लिए भी यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अगर आप एक लड़के से पूछ रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो, तब भी आप तुम कहोगे उसे। अगर आप बहुत सारे लोग हैं, वो जा रहे हैं, तब भी आप क्या कहोगे? तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये तुम जो है ये एक के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, लेकिन हम इसको प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा लोगों के लिए यू के साथ क्या लगाओगे? आर। इसी तरीके से दे। दे कब लगाया जाता है? एक से ज्यादा लोगों के लिए, और दे के साथ आपको क्या लगाना है? आर लगाना है। ठीक है, तो ये जो है, इसी तरीके से वी। वी का मतलब हम लोग, हम। ठीक है, तो वी के साथ भी आप क्या लगाओगे? आर लगाओगे। बच गया आपके पास एम। एम हमेशा आई के साथ आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। क्लियर? ठीक है, तो जब एक कोई पर्सन हो, किसी एक पर्सन की बात करनी हो, तो आप इज लगाओगे। एक से ज्यादा लोग हैं तब आप उसके लिए आर लगाओगे, और आई है तो एम लगाओगे। क्लियर है? इन तीनों में से कोई एक
कैसे चूज करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाले। काम को या तो मैं करूँगी, या तुम करोगे, या हम करेंगे, या वे करेंगे, या कोई लड़का करेगा, या कोई लड़की करेगी। वह यानी कि वह खेल रही है या वह खेल रहा है, तो यहाँ वह वर्ड किसी लड़के या लड़की के लिए आएगा ना, तो इनके साथ आपको इज लगाना है। आई होप दिस इज क्लियर कि हेल्पिंग वर्ब आपको कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये है आपके पास कि आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करनी है। अब चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खेल रही है, वह खेल रही है। इसकी आपको इंग्लिश बनानी है। लास्ट में देखना है आपको सबसे पहले क्या लगा हुआ है, रहा है। क्या लगा हुआ है, रहा है। है की इंग्लिश क्या होती है, इज। और रहा या रही या रहे, इनके लिए आपको लगाना होता है आईएनजी। क्लियर। रहा, रहे, रही, सॉरी, इन वर्ड्स के लिए आपको क्या लगाना होता है, आईएनजी। और आईएनजी हमेशा किसके साथ आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ। किसके साथ आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ। अभी बताया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी लगाना है। तो वर्ब यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हो, खेल रहे हो। खेलने की इंग्लिश बताओ क्या होती है, प्ले होती है। रहा की इंग्लिश क्या बताई मैंने, आईएनजी, तो प्लेइंग आ गया। ठीक है, क्लियर। अब ये खेलने का काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा, जो कर रहा है ये काम वो आपका सब्जेक्ट है। वह खेल रही है यानी कि कोई लड़की खेल रही है, तो वह की इंग्लिश बताओ क्या होती है, शी। अभी बताया था ना। ठीक है, शी के साथ इज, एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। एक के लिए क्या लगाया जाता है, इज। ठीक है, हो गई ट्रांसलेशन। शी इज प्लेइंग यानी कि वह खेल रही है। क्लियर। अगर मैं कहूँ वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, अब इसमें भी रहा लगा हुआ है। ठीक है, तो आईएनजी आएगा किसके साथ, वर्ब के साथ। वर्ब यानी कि जो काम है, काम हो रहा है खेलने का। खेलने की इंग्लिश प्ले और रहा की इंग्लिश आईएनजी। इस प्ले के साथ ही लगेगा आईएनजी। जो वर्ब है उसी में आईएनजी लगता है। ठीक है, अब ये खेलने के काम कौन कर रहा है, वह लड़का है या लड़की, वह खेल रहा है, दैट मीन्स वो एक लड़का है। तो ही की इंग्लिश क्या आ जाएगी, सॉरी वह की इंग्लिश क्या आ जाएगी, ही भी एक पर्सन है तो क्या आएगा, इज आएगा। ही इज प्लेइंग। क्लियर। अगर होता हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, अब इसमें भी रहा वर्ड है। ठीक है, तो रहा किसके साथ आएगा, वर्ब के साथ। काम क्या हो रहा है, प्ले करने का, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी। कौन कर रहा है प्ले करने का काम, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब एक से ज़्यादा लोग हैं तो वी के साथ क्या आएगा, आर। वी आर प्लेइंग। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन करनी है आपको। सबसे पहले लाइन में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट में 3 ही हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो फिर आपको इन तीनों में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी लगानी है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। क्लियर। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इस लाइन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे यही लाइन है आपकी, वह खेल रही है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकती हूँ। वह क्रिकेट खेल रही है, वह क्रिकेट खेल रही है। अब खेलने की इंग्लिश प्ले, रहा की इंग्लिश क्या होती है, आईएनजी। ठीक है, कौन कर रहा है खेलने का काम, कोई लड़की, तो शी आ जाएगा और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। शी इज प्लेइंग। पहले क्रिकेट नहीं था तो यहीं तक खत्म हो गया। अब खेलने काम हो रहा है खेलने का, जो चीज खेली जाएगी वो ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान से सुनो, कैसे खेल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या खेल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगा।
अब मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा खेल रही हूँ, तो बहुत अच्छा जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो तो ये बता रहे हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, आप कैसा काम कर रहे हो, इनको बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते वो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप खेल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो खेल रहे होगे, जो चीज़ खेल रहे हो दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। अगर आप पढ़ने का काम कर रहे हो तो पढ़ना तो आपकी वर्ब हो गई, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होगे, तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, आप स्टोरी पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप मैगजीन पढ़ रहे हो, वॉट एवर यू आर रीडिंग, जो भी आप पढ़ रहे हो दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, जो चीज़ खेली जा रही है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं, वर्ब लगाने के बाद। वर्ब हमने लगा दी प्ले के साथ ING, उसके बाद क्या खेल रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, तो वो कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आएगा। क्लियर, समझ आ गया। इसी तरीके से वह कहानी लिख रही है, वह कहानी लिख रही है। अब लास्ट में रही है लगा हुआ है, तो पहले ये कंटिन्यूस टेंस है, रहा, रही, रहे, जहाँ पर ये वर्ड आ जाए वो कंटिन्यूस टेंस होती हैं। ठीक है, तो रहा वर्ड लगा हुआ है तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा, ING आएगा, किसके साथ, वर्ब के साथ। वर्ब यानी कि जो भी काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, लिखने का। लिखने की इंग्लिश बताओ क्या होती है, राइट। ठीक है, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ING भी लगाना है, तो राइट के अंदर जब आप ING ऐड करते हो तो ई गायब हो जाता है। ठीक है, ई हट जाता है और WRITING राइटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइटिंग। ठीक है, क्या लिख रहे हो वो है आपका ऑब्जेक्ट, आप लिख रहे हो कहानी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बाद लगाना होता है, वर्ब के बाद। अब आगे क्या रह गया, लिखने का काम हो रहा है, कौन लिख रहा है, वह लिख रही है, वह यानी कि कोई लड़की, तो वह की इंग्लिश क्या होगा, शी होगी। और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। एक के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज। तो शी इज राइटिंग अ स्टोरी, सो सिंपल। क्लियर। अगर यहाँ हम कहानी लिख रहे हैं तो हम की इंग्लिश क्या आ जाएगी, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, बाकी सेम रहेगा। क्लियर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये है आपके कंटिन्यूअस टेंसेस। कोई भी लाइन है, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, सोच रही हूँ, इसको ट्रांसलेट करना है। रही हूँ लगा हुआ है तो ये भी कंटिन्यूअस है। क्या काम चल रहा है, सोचने का काम चल रहा है। सोचने की इंग्लिश बताओ, थिंक। क्या होती है सोचने की इंग्लिश, थिंक। रहा के लिए क्या लगाओगे, ING, थिंकिंग। ठीक है, अब कौन सोच रहा है, मैं, तो आई आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। थोड़ा आगे लिख देती हूँ मैं, आई थिंकिंग। क्लियर, सोचने का काम कौन कर रहा है, मैं। आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर में से एम आएगी, आई एम थिंकिंग। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, हूँ की इंग्लिश होती है एम, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हूँ मैं, तुम्हारे बारे में। क्या सोच रही हूँ, तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बारे में इसकी इंग्लिश क्या होगी, अबाउट यू। क्या होगी इसकी इंग्लिश, अबाउट यू। आई एम थिंकिंग अबाउट यू। अगर मैं कहूँ मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, तो काम तो अब भी सोचने का ही हो रहा है। तो थिंक, थिंक के साथ रहा के लिए क्या आ जाएगा, ING। और कौन सोच रहा है, मैं, आई। आई का मतलब मैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तीनों में से एम आएगी। आई एम थिंकिंग अबाउट। अबाउट का मतलब किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अबाउट किसके बारे में सोच रहे हो आप, अपने भविष्य के बारे में। मतलब मैं अपने खुद के भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। तो आई के लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी, माय।
ठीक है। शी के लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी? हर। ही के लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी? हिज। वी के लिए अपना की इंग्लिश, वी के लिए होगा हमारा, उसकी इंग्लिश क्या होगी? आवर। ठीक है, तो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, ठीक है, तो आई एम थिंकिंग अबाउट, आगे क्या चेंज आएगा? माई फ्यूचर। किस बारे में सोच रही हूँ मैं? अपने भविष्य के बारे में। ठीक है, आई काम को करने वाला कौन है? आई का फ्यूचर माई फ्यूचर। अगर काम को करने वाला शी होता कि वह अपने भविष्य के बारे में सोच रही है, ठीक है, तो फिर शी के साथ क्या आता? इज। शी इज थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में? वह अपने भविष्य के बारे में। तो शी के लिए क्या होगा? हर फ्यूचर। शी के लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी? हर। तो शी इज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर की जगह क्या हो जाएगा? हर फ्यूचर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कौन काम को कर रहा है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो थे आपके सिंपल सेंटेंसेस जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन किया गया है ना ही कोई नोट लगा हुआ है। अब हम उनको भी डिस्कस करेंगे जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए या फिर नोट लगा हो। तो चलो देख लेते हैं एक बार इन सेंटेंसेस को भी कैसे हमें कवर करना है। जैसे हम आज तुमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। हम आज तुमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। अब यहां पर नहीं वर्ड आ गया, यानी कि नोट लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। अब देखो रहा वर्ड लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए पहले देखो काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है मिलने आने का, काम आने का हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? काम आने का, कोई आ रहा है, ठीक है। आने की इंग्लिश बताओ क्या होती है? कम। क्या होती है आने की इंग्लिश? कम। कम में आपको क्या लगाना है? आईएनजी, तो ये हो जाएगा कमिंग, COMING, ठीक है। कौन आ रहा है? हम की इंग्लिश बताओ? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। वी आर कमिंग। क्यों आ रहे हो अभी तुम? हम आ रहे हैं मिलने। अभी नहीं को भूल जाओ, हम आ रहे हैं मिलने। मिलने की इंग्लिश क्या होगी? टू मीट। किसी से मिलने के लिए आपको आगे टू प्रेपोजिशन लगानी होती है, ठीक है। टू इज द प्रेपोजिशन। तो टू मीट, हम मिलने आ रहे हैं। किससे? तुमसे, ठीक है। किससे? तुमसे। तुमसे की इंग्लिश यू। तुमसे की इंग्लिश क्या होगी? यू। वी आर कमिंग टू मीट यू। अगर यहाँ आज वर्ड नहीं होता और नहीं वर्ड नहीं होता तो बाकी सेंटेंस की इंग्लिश ये होती, बचे हुए सेंटेंस की। क्या होगा बचा हुआ सेंटेंस? हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी आर कमिंग। क्यों आ रहे हो? टू मीट, मिलने के लिए। किससे मिलने? तुमसे, यू, ठीक है। वी आर कमिंग टू मीट यू। कब आ रहे हो? आज। देखो नॉर्मली इंग्लिश की ट्रांसलेशन ना उल्टी चलती है। पहले सब्जेक्ट लगाने के बाद ना सबसे पहले तो सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, फिर सब कुछ उल्टा चलेगा। हमने इसकी इंग्लिश लगाई, फिर हमने वर्ब लगाई, फिर हमने ये लगाया, फिर ये लगाया और फिर ये लगाया, ऐसे इंग्लिश लगती है। इंग्लिश नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में उल्टा चलना होता है। सिर्फ ये जो सब्जेक्ट होता है ये स्टार्टिंग में आता है, फिर आपको पीछे से चलना पड़ता है, ठीक है। अब कब? आज। आज की इंग्लिश टुडे। अब ये नहीं रह गया। नहीं कहाँ आता है? नहीं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब 3 हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी, या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा। जहाँ भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है उसके एग्जैक्ट बाद आपको नोट लगाना है। तो यहाँ लगाई है हमने हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर आएगा नोट, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी आर नॉट कमिंग। वी आर नॉट कमिंग टू मीट यू टुडे। हम आज तुमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। आई होप द ट्रांसलेशन इज क्लियर।
एक और सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा सिंपल। वे मुझसे मिलना, सिंपल तो नहीं हुआ, ये कुछ कुछ इसी के जैसा है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी से आपको क्लियर हो जाएगा। वे मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, वे मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। सॉरी, ये तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे हैं। वे आज क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। रहा वर्ड लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस है। काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने की इंग्लिश जल्दी बताओ, प्ले। और आईएनजी रहा की इंग्लिश, ठीक है। कौन नहीं कर रहा काम? वे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे, ठीक है। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इस एमआर में से? तीनों में से कौन सी आएगी? आर। एक से ज़्यादा लोग हों तो आर लगाते हैं। दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हो? अभी नहीं को भूल जाओ, खेलने का काम हो रहा है, जो चीज़ खेली जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कब खेल रहे हैं? आज, टुडे। क्लियर? अब नहीं लगाना रह गया, कहाँ आएगा? जहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है इसके बाद आएगा नॉट। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल आप खुद से करो। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, इसकी ट्रांसलेशन आप खुद से करो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द राइट आंसर। वह मुझसे बात नहीं कर रही है। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव तो हो गए नोट वाले, अब है आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे क्या तुम कहानी लिख रहे हो? क्या तुम कहानी लिख रहे हो? अब कोई आपसे पूछे क्या तुम कहानी लिख रहे हो, एक और लिख देते हैं पहले। तुम क्या लिख रहे हो? तुम क्या लिख रहे हो? इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, काम दोनों में लिखने का हो रहा है, ठीक है। क्या तुम कहानी लिख रहे हो, यहाँ क्या काम चल रहा है? लिखने का, यानी कि राइट जो है वो आपकी वर्ब है। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। तो राइट आपकी वर्ब है जिसमें आपको आईएनजी लगाना है। यहाँ पर भी तुम क्या लिख रहे हो? लिखने का काम ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी राइट आपकी वर्ब है। कंटिन्यूअस टेंसेस है, इसमें भी रहा वर्ड है, रहा वर्ड है, दोनों ही कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। अब डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में आपको जवाब देना है, लेकिन जवाब किस तरीके से दोगे वो अलग अलग है दोनों में। इसका जो आंसर है वो आप हाँ या ना में दे सकते हो, यानी कि यस और नो में दे सकते हो, ठीक है। कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम कहानी लिख रहे हो, तो आप कहोगे हाँ मैं लिख रहा हूँ, या तो आप कहोगे हाँ या आप कहोगे ना, यस और नो, ठीक है। आपके पास दो जवाब है इस तरीके के क्वेश्चन के। लेकिन जब आपसे कोई पूछे तुम क्या लिख रहे हो, क्या इसका आंसर आप यस और नो में दोगे? नहीं, यहाँ आप बताओगे कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताना है। क्या बताना है? ऑब्जेक्ट बताना है। लिखने का काम हो रहा है तो जो चीज़ लिख रहे हो वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर तो आपको पता है आप क्या लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कहानी। लेकिन यहाँ तो पूछ ही रहा है कि क्या लिख रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट आपसे पूछा है आप कहानी लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, पोएम लिख रहे हो, आप क्या चीज़ लिख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन हो ना जिनका आंसर यस और नो में होता है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है इस तरीके के क्वेश्चन से, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोनों को करेंगे ट्रांसलेट, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले इस क्या को भूल जाओ, सिंपल सेंटेंस आपको आता है ट्रांसलेट करना, करो। काम हो रहा है लिखने का, लिखने की इंग्लिश क्या होगी? राइट, और राइट में रहा की इंग्लिश आईएनजी ऐड हो जाएगी।
कौन कर रहा है लिखने का काम? तुम की इंग्लिश बताओ क्या होती है? यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर। यू आर राइटिंग। लिखने का काम हो रहा है, जो चीज़ लिख रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। वर्ब ये लगी हुई है, इसके बाद आप लगाओ ऑब्जेक्ट, कहानी यानी कि अ स्टोरी। क्लियर? पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि हम इसको इंटेरोगेट करना है। अब इसको क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगानी हमें, ये गलत है। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन कैसे हो? यस और नो वाले हों। जब आपको ऐसी इंग्लिश बनानी है जिसका कोई आंसर आपको यस और नो में देगा, तो ऐसी इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या करना है? इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर देनी है। यू को यहाँ ले आओ और आर को यहाँ ले आओ, यानी कि जो ये हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है ना, इसको पहले लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास आर यू। हो गया, सो सिंपल। ठीक है, आर यू राइटिंग अ स्टोरी? क्या आप एक कहानी लिख रहे हो? तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब थी जो पीछे थी उसको आगे ले आओ। हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जब आप किसी से पूछोगे आर यू राइटिंग अ स्टोरी, तो इसका आंसर वो या तो आपको यस में देगा या नो में देगा, क्योंकि इसका मतलब होगा आपने उनसे पूछा है कि आप कहानी लिख रहे हो। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है, इसमें आपको पूछना है कि क्या लिख रहे हो। यहाँ पर आपको क्या की इंग्लिश लगानी है? व्हाट। यानी कि जब आपके यस और नो वाले क्वेश्चन है, फिर तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, इनकी इंग्लिश तभी आएगी जब आपको ऑब्जेक्ट पूछना हो किसी से। ठीक है, अगर आंसर यस और नो में आपको किसी से चाहिए तो उस केस में आपको ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी होती। ठीक है, यस और नो वाले में क्वेश्चन वर्ड्स नहीं आते, बिना यस और नो वाले में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्लियर? ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो तुम क्या लिख रहे हो? क्या को भूल जाओ तो सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पता ही है, यू आर राइटिंग। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? काम लिखने का हो रहा है, राइट के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी। कौन कर रहा है काम? तुम की इंग्लिश यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। यू आर राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर तो कहानी था तो इसीलिए अ स्टोरी लगाया, यहाँ पर तो है नहीं ऐसा कुछ, यहाँ तो बताना है आपको क्या लिख रहे हो, तो ये लाइन यहीं पर एंड। अब इसको क्रिएट कैसे करें? इसको देखो, आपको ये पोजीशन तो एक्सचेंज करनी है, चाहे किसी तरीके का भी क्वेश्चन पूछना हो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, तो इसको आप यू आर की बजाय लिखोगे आर यू। ये पोजीशन तो चेंज होगी ही होगी, चाहे यस और नो वाला क्वेश्चन हो, चाहे बिना यस और नो वाला क्वेश्चन हो। क्लियर? बस इसमें आपको एक्स्ट्रा ये लगाना है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश लगा दो आगे, व्हाट आर यू राइटिंग। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू राइटिंग, इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। क्लियर? ठीक है, अगर तुम क्यों लिख रहे हो, तुम क्यों लिख रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। वाई आर यू राइटिंग। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है ना, इनकी पोजीशन तो चेंज होगी, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो चाहे ऐसा हो। अगर यस और नो वाला है फिर क्वेश्चन वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बिना यस और नो वाला है तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश एक्स्ट्रा लगानी है स्टार्टिंग में। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक लास्ट और रह गया, वो मैं इसी में बता देती हूँ। अगर यहाँ पर हो तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बनाना है और नोट भी लगाना है। ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है, इन दोनों को ही भूल जाओ, सिंपल बना लो। पहले सिंपल क्या था? यू आर राइटिंग। ठीक है, यू आर राइटिंग। अब आपको नोट कहाँ लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या थी? ये ऐसे था, यू आर राइटिंग। सिंपल ऐसे बनेगा ना अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं तो, यू आर राइटिंग। ठीक है, अब नोट कहाँ लगाते हैं? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि यहाँ पर आएगा नोट। नोट लगा दिया, हो गया इसका काम। अब क्यों के लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है। एक्सचेंज कर दो, आर आगे आ जाएगा और यू पीछे आ जाएगा, और क्यों की इंग्लिश लगा दो स्टार्टिंग में, क्या होती है? वाई।
वाई आर यू नॉट राइटिंग। तो ये थे आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस ऑफ ऑल 4 टाइप्स। 4 टाइप होती हैं, सिंपल होती है, नेगेटिव होती है, इंटेरोगेटिव होती है और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों टाइप बहुत अच्छे से कराई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। लेकिन टेंसेस जो है बहुत सिंपल टॉपिक है, एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2 से 4 सेंटेंसेस अगर आपने खुद से ही ट्रांसलेट कर लिए तो आपका जो ग्रिप है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सिर्फ दूर से देखकर डरते रहोगे तो डरते ही रहोगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंसेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And yes, don't forget to like, share and subscribe the channel for more videos. अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।